ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सेफ होंगे अपने अपने घर में। तो सबसे पहले तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आज का एपिसोड है क्या। तो आज का एपिसोड है अचीवर्स, एपिसोड 2, ठीक है। अब इसमें हमारे साथ ऑलरेडी टीयर 1 के सेलेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आयुष से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए आयुष, आप अपने बारे में थोड़ा My name is Ayush and this is my first attempt और मैं पटना से हूँ। मैंने BCA करा है। मेरा है 190। नेक्स्ट अंकित, आप बताएं। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं पटना से हूँ और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और मुझे 171 आया था टीयर 1 में। ओके दीप, नेक्स्ट आप बताइएगा। मेरा नाम दीप पूरबिया है, मैं अहमदाबाद से हूँ। ये मेरा CGL में फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये मेरा मार्क्स 189 आया है। प्रणव। हेलो, मेरा नाम प्रणव है, मैं बिहार से हूँ और मेरा नंबर है 174। तो बेसिकली जैसा कि आप सब ने सुना, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट के सारे 170 अबव स्कोर आ रखे हैं। तो हम लोग ने यही सोचा कि एक बार आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो कि हमें देख रहे हैं, उनको एक बार इन सारे स्टूडेंट्स से मिलवाए और एक बार सारे के सारे स्टूडेंट उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि किस तरीके से आपने टीयर 1 क्लियर किया, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करी, आपने कहाँ से पढ़ा, आप क्या लगता है कि क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो एक बार छोटा सा सेशन, यानी छोटा सा सेशन में चाहती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम स्टूडेंट मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रणव से बात करती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आपके इतने स्कोर हैं, आपको क्या लगता है कि किन किन सब्जेक्ट्स का आपने सबसे ज्यादा फोकस रखा है। वैसे तो हालांकि हम सब जानते हैं कि हर सब्जेक्ट पे फोकस रखना बहुत कंपलसरी है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपके हिसाब से, जहाँ सबसे ज्यादा टाइम मैंने मैथ में दिया और मेरा GS कमजोर है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम दिया। GS कमजोर है और इसलिए GS में ज्यादा टाइम दिया आपने, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आयुष से, तो आयुष आपको क्या लगता है कि GS को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे, जैसे कि अक्सर हम लोग ने ये देखा है कि ऐसा होता है कि मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से GS इग्नोर कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि GS को कितना ज्यादा इग्नोर करना चाहिए या कितना इग्नोर नहीं करना चाहिए? आपके अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहते हैं? मैम, मेरे अकॉर्डिंग GS को ओवरलुक तो किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैम, जिस तरीके से मैथ्स और इंग्लिश में खास करके हम लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, तो वो हम लोग को कभी लीड नहीं दिला सकता है, वो हम लोग को बस रेस में बना के रखता है। बिकॉज जो हमें आ रहा है वो बाकी लोगों को भी आ रहा है। लीड हमेशा हम लोग को GS ही दिलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी 35 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, जिसकी वजह से मेरे स्कोर में ऐसा इंक्रीमेंट हुआ। और मैम, GS को क्योंकि इतना वास्ट है कि हम लोग सब कुछ पढ़ के भी पूरी सिलेबस को कंप्लीट तो कर नहीं सकते हैं। तो डे टू डे में 1 to 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, अगर आपके पास ज्यादा टाइम, तो ये अगर कंसिस्टेंटली दिया जाए तो इसको एस किया जा सकता है और 30+ स्कोर तो किया जा सकता है, बिल्कुल। ओके, जैसे कि दीप आपसे पूछूं मैं, करंट अफेयर्स में आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर में टीयर 1 में आपको कितनी मदद हुई करंट अफेयर्स से, या क्या आपने देखा कि करंट अफेयर का क्या रूटीन रहा, स्टैटिक और करंट अफेयर जो भी आपने पढ़ा, तो करंट आपने कैसे तैयार किया, कहाँ से तैयार किया, एक बार अगर इस बारे में हम बात करें तो। जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं हिंदी थोड़ी ज्यादा आती नहीं है, गुजरात से हूँ, तो थोड़ा देख लेना। और करंट की बात करें अगर, कि करंट जब से TCS पैटर्न आया है तब से करंट का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने मेरे जो MTS जो मैंने दिया था उसमें मेरे GS में 1 ही मार्क्स था पूरा। तो मुझे पता चला कि मुझे GS में ही करना है, अब जो भी करना है, इसलिए मैंने करंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और करंट पे जो यूट्यूब पे जो ऑनलाइन सीरीज आती है करंट अफेयर्स रोज के, बस वो एक वीडियो देखा और जो रोज के करंट अफेयर्स आते हैं वो पढ़ ली। 3 महीने के करंट अफेयर्स किए थे मैंने। ओके,
चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फाइनली हम अंकित से बात करते हैं। अंकित, आपको क्या लगता है कि अनअकैडमी ने आपको कितनी मदद करी? चलिए ये बताइए कि अनअकैडमी के टीचर्स से आपको क्या, अनअकैडमी में जो आपने पढ़ा उससे आपको क्या लगता है कि आपको कितनी हेल्प मिली इन सब? मैं बताना चाहूंगा कि अन्य का बहुत बड़ा रोल रहा है जीके जीएस को लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करंट अफेयर्स में जो चल रहा था, जो न्यूज हो चुका है या फिर जो स्टैटिक हो चुका है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, उन सब की उन्होंने मतलब एक तो उन्होंने स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया था, और साथ ही साथ उन्होंने मतलब बताया था कि ये सब मतलब प्रीवियस ईयर से आते रहा है और ये सब आ भी सकता है। तो मतलब ये काफी हेल्प रहा है मतलब स्टडी प्रिपरेशन। ओके चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप सबने एक बार एक बेसिक सा आइडिया समझा कि इन सारे के सारे स्टूडेंट किस तरीके से अपनी तैयारी करी, या किस तरीके से इन्होंने क्या चीज इम्पोर्टेंस दी, या किस तरीके से इन्होंने हर सब्जेक्ट को लेकर पढ़ा, न सिर्फ मैथ्स न सिर्फ रीजनिंग। यहाँ पर अगर 4 स्टूडेंट हैं और चारों की चारों टियर 1 क्वालिफाई करके इतने अच्छे स्कोर लेकर आए, इन्होंने हर एक सब्जेक्ट पर फोकस रखा है, वैसे चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट 50 का है, 50 मार्क्स का है। तो 50 में अगर आप 50 भी पूरे पा लो रहे हो और अगर दूसरे सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये वही है कि आपको मे भी पासिंग मार्क्स दिला दे, मे बी आपको टियर 1 थोड़ा सा क्रैक करवा दे, लेकिन स्कोर हम नहीं बना सकते। जो हम चाहते हैं पोस्ट वो हम पा नहीं सकते। इसके लिए हमें हर सब्जेक्ट में मेहनत करना बहुत कंपलसरी है। तो आप सबके लिए आज मैं एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आई हूँ। वैसे इस बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया नहीं गया होगा, आप चारों के चारों को। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आप सबसे मैं जीएस के बारे में बात करूं और छोटा सा एक जीएस का क्विज लूं आप सबसे, क्योंकि आप सब टियर 1 क्वालिफाई हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने जीएस अच्छे से पढ़ी होगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी मैं, सिंपल क्वेश्चंस, और सिंपल क्वेश्चंस के साथ हम सिंपल सिंपल चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो आप सब फाइन है सब चीजों के लिए? वैसे अगर आप मना भी करोगे तो कौन सा मैं आपको छोड़ूंगी, मेरे को पूछना तो वैसे भी आपसे है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक करके। तो हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबसे पूछूंगी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के रिगार्डिंग, ठीक है? किसने क्या डिस्कवर किया, किसने क्या डिस्कवर किया, मेन इनके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? डन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अंकित से पूछेंगे, फिर दीप से, फिर प्रणव से, देन आयुष से। इस तरीके से राउट रहेगा, ठीक है? तो अंकित के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? भाई अंकित, आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी। अब मैं ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। पहला ऑप्शन है आपके लिए आर्किमिडीज, दूसरा ऑप्शन है एर्विन श्रोडिंगर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास हेनरी बेक्यूरेल, और चौथा ऑप्शन है वर्नर हीजेनबर्ग। इन चारों में से आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी आखिरकार किसने करी। इजी डिस्कवरी है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी। ये थर्ड ऑप्शन बेक्यूरेल करके था, तो बेक्यूरेल ही होगा। हाँ जी, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट दीप से क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ठीक है? ओके दीप, चलिए मुझे ये बताइए, माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? पहले मेरा ऑप्शन सुन लेना, उसके बाद आप बताना, ठीक है? दीप, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है और ऑप्शन है पॉल टिरमैक। इन चारों में से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? हाँ जी, बी। हाँ जी, बी, रॉबर्ट हुक, ठीक है? रॉबर्ट हुक के द्वारा किसका इन्वेंशन किया गया? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणव से पूछती हूँ, ठीक है? इजी क्वेश्चन पूछूंगी। हु डिस्कवर्ड सोडियम एंड पोटेशियम? सोडियम एंड पोटेशियम की डिस्कवरी आखिरकार किसने करी? ऑप्शन देने की जरूरत है इसमें या बिना ऑप्शन के बताओगे तुम? ऑप्शन दे दीजिए मैम, ऑप्शन दे दीजिए। ओके, पहला ऑप्शन है आपके पास हेम्फ्री डेवी, दूसरा ऑप्शन है ओरिस्टेड, तीसरा ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, चौथा ऑप्शन है जोसेफ लाग्रांज। इन चारों में से आपको ये बताना है सोडियम और पोटेशियम की डिस्कवरी आखिरकार किसने करी? हाँ जी, हेम्फ्री डेवी, ओरिस्टेड, राइट ब्रदर्स और जोसेफ लाग्रांज। एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लो। राइट ब्रदर्स तो हो नहीं सकता, ब्रदर्स तो नहीं होगा मैम, बाकी तीनों में नहीं कंफर्म पता चल रहा। चलो, तो इसका आंसर है सोडियम और पोटेशियम की डिस्कवरी हेम्फ्री डेवी ने करी थी, ठीक है? ओके, चौथा क्वेश्चन आयुष से पूछती हूँ, ठीक है?
हाँ जी आयुष। Who won Nobel Prize for photoelectric effect? Photoelectric effect के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला? 4 ऑप्शन है आपके पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लेनार्डो दा विंची, एंड्रियास वेसालियस और टाइको ब्राय। इन चारों में से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज आखिरकार किसे दिया गया? सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है लेनार्डो दा विंची, तीसरा ऑप्शन है एंड्रियास वेसालियस और चौथा ऑप्शन है टाइको ब्राहे। हाँ जी, 3 या 4 में कंफ्यूजन है। 3 और 4 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड्रियास वेसालियस तो फादर ऑफ एनाटॉमी कहलाते हैं। एनाटॉमी तो आपको पता ही होगा, टू स्टडी द इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ जी, तो फादर ऑफ एनाटॉमी है एंड्रियास वेसालियस, जिनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही साथ अगर हम टाइको ब्राहे की बात करते हैं तो हाँ, ये इनसे आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हुए हैं तो इनके बारे में मैं ये बता दूं कि ये एक एल्केमिस्ट रहे। एल्केमिस्ट एक सूडो साइंस थी, जैसे पारस पत्थर बनाने का जो प्रोसेस था ये उनसे रिलेटेड रहे हैं। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? इसका बहुत इजी आंसर है, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के एक सिंपल सा राउंड। मैंने सोचा डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से रिगार्डिंग आपका कुछ पूछूं कि आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि एग्जाम में आते पूछे जाते हैं कि ये चीज किसने डिस्कवर करी, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया, इसका इन्वेंशन कहाँ से आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट था पॉइंट, तो मैंने सोचा कि आप सबसे ये पूछा जाए। अब नेक्स्ट क्विज आप सबके लिए है रिवर्स के रिगार्डिंग। अगेन आप सब जानते हैं रिवर्स इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एसएससी में पूछा जाता है ना। तो रिवर्स से रिलेटेड इजी क्वेश्चन है, कौन सी रिवर्स कहाँ से बहती है, कौन सी रिवर कहाँ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए। अब की बार उल्टा स्टार्ट करते हैं, आयुष से स्टार्ट करते हैं। आयुष, प्रणव, दीप और फिर अंकित। ठीक है, डन, शुरू करें। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग रिवर्स एंड मैप्स। रिवर्स एंड मैप्स के रिगार्डिंग सबसे इजी क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे शुरुआत में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, कौन सी रिवर, पहले मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देती हूँ। Which river has longest route flowing through India? हमारे इंडिया में बहने वाली नदियों में सबसे लंबा रास्ता किस नदी का है? ऑप्शन दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है इंडस, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है तुंगभद्रा। तो आपको बताना है इन चारों में से इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी। हाँ जी, तो आपने क्या आंसर बोला? बिल्कुल बिल्कुल, गंगा इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तो वैसे तो अगर हम देखें इन चारों में से तो ब्रह्मपुत्र ज्यादा लंबी है गंगा से, बट इसका हाँ जी, इसका मोस्टली पार्ट कहाँ पर बहता है? चाइना में बहता है। दैट्स वाई जो है गंगा इसका करेक्ट आंसर है। ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणव से पूछती हूँ मैं। ठीक है प्रणव, आप बताइए साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया की आखिरकार कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन देना जरूरी है। गोदावरी। दीप से नेक्स्ट क्वेश्चन दीप से पूछती हूँ मैं रिगार्डिंग रिवर्स के। ओके, तो दीप मुझे बताइए, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आजकल अयोध्या बहुत ज्यादा न्यूज में, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो अयोध्या आखिरकार कौन से नदी के तट पर है? सरयू। सरयू। ऑप्शंस की जरूरत नहीं थी, हमें सरयू। अंकित, लास्ट आप है। चलिए आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछूं मैं। नहीं, टफ वैसे क्या पूछूं मैं, इजी ही पूछती हूँ। चलिए मुझे बताइए, द मेजर रिवर पासेस थ्रू सिक्किम। सिक्किम में बहने वाली सबसे मेजर नदी का नाम क्या है? मैं ऑप्शन देती हूँ इसके लिए अंकित आप। लूनी, सुवर्णरेखा, कोसी और तीस्ता। इन चारों में से the major river passing through Sikkim is लूनी। लूनी का रूट अगर आप देखें तो लूनी बेटा सिक्किम से तो पास होती ही नहीं है। लूनी राजस्थान से बॉर्डर ऑफ गुजरात से जाती है। ठीक है,
तो लूनी का आई थिंक किसी भी तरीके से जो रूट है वो सिक्किम के पास नहीं जाता। अगर हम सुवर्ण रेखा की बात करते हैं, ठीक है, तो सुवर्ण रेखा या फिर कोसी ये भी सिक्किम पर नहीं जा रही है। अगर हम मेजर रिवर की बात करते हैं इन चारों में से जो कि सिक्किम की सबसे प्रमुख नदियों में आती है, वो है तीस्ता, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ तीस्ता नदी वो सिक्किम में है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये था आपका नेक्स्ट राउंड रिगार्डिंग रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को साइंस आती है, पहले तो ये बता दो मुझको, क्योंकि थर्ड राउंड कुछ इससे रिलेटेड होने वाला है। साइंस बैकग्राउंड के कितने लोग हो यहाँ पर? जी मैं इंजीनियरिंग। अरे वाह। और बाकी आयुष, प्रणव एंड अंकित? पीसीएम के बाद बीसीए। फिर प्रणव, आप भी साइंस पढ़ा तो होगा ना, ऑब्वियसली आप सीजीएल क्लियर किया है तो ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा ना? यस मैम। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा। आप तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा। केमिस्ट्री तरफ कम है। चलो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक राउंड पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग आप सबसे पूछते हैं, ठीक है। तो दीप से ही स्टार्ट करती हूँ, रैंडम पूछती हूँ, ठीक है। चलो दीप, परेशान ना हो, मुझे इतना बहुत इजी क्वेश्चन कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 की, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज, पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं उनको हम कहते क्या है? ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको, शायद ऑप्शन से आपको कुछ याद आ जाए। पहला ऑप्शन है कैल्कोजेंस, दूसरा ऑप्शन है पैथोजेंस, तीसरा ऑप्शन है हेलोजेंस और चौथा ऑप्शन है कैलिप्ट्रोजेन। हेलोजन। हाँ जी, हेलोजन। हेलो, अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। चलो, वो हेलोजेंस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अंकित से पूछती हूँ। अंकित, आप चलो यही बता दो कि ग्रुप 17 में आखिरकार एलिमेंट्स है कौन कौन से? अंकित? ये फ्लोरीन, हाँ ब्रोमीन, जी, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड मैम नीचे का याद नहीं आ रहा, वो एक बचा है सिर्फ। मैं इसकी ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ, याद रखना, शायद हमेशा याद रखोगे। मैं कहती हूँ इसको, मैंने जैसे याद किया था वैसे बता देती हूँ। इसके लिए याद रखना एक स्टेटमेंट, फिर कल बरसात आई आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बरसात बी से ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी से एस्टेटीन, ठीक है। तो ये है ग्रुप 17 के एलिमेंट। क्या याद रखोगे? एक बार स्टेटमेंट बोलो मेरी दोबारा से। मुझे लास्ट का बस एस्टेटीन मुझे बस याद है, मैं वो याद नहीं आ पा रहा। तो तभी तो मैंने याद करने का तरीका बताया, ये याद कर लेना। फिर कल बरसात आई आंटी, फिर से नहीं, इससे बीच में मत बोल देना। कल बरसात आई आंटी। हाँ जी, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रणव से क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रणव, या देखिएगा क्या, सुनिएगा, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? प्रणव, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आयुष बता सकते हैं? मैम 2। हाँ जी, 2। तो 2 होते हैं बेटा एस ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक पे होते हैं 6। अगर हम बी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें होते हैं 14, और अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की तो उसमें होते हैं सॉरी, एफ ब्लॉक में होते हैं 14, डी ब्लॉक में होते हैं 10, पी ब्लॉक में होते हैं 6 एंड एस ब्लॉक में होते हैं 2, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ओके, एक बेसिक सा आइडिया मैं प्रणव से लेती हूँ। प्रणव, आप सिर्फ मुझे ये बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन से पीरियोडिक टेबल में क्या रिप्रेजेंट होता है? सिंपल क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, पीरियड्स या ग्रुप? पीरियड्स में। पीरियड्स, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। तो क्योंकि
अब आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो मैंने सोचा एक एक राउंड आप सबसे दोबारा से डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। चलेगा आप सबको? सिंपल। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे यार, आपको पढ़ने का क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे क्या? यस मैम। हाँ जी, तो इंजॉय कर रहे होंगे आप भी। चलिए कुछ आपसे एक राउंड और डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के क्वेश्चंस पूछते हूँ, देखते हूँ कि अब की बार डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के क्वेश्चंस कौन बता पाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ मैं दीप से। दीप, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? ऑप्शन दे दूं? शायद याद आ जाए। ऑप्शन ओके। लेवोसिए, पहला ऑप्शन है लेवोसिए, दूसरा ऑप्शन है लुइस ब्राई, तीसरा ऑप्शन है ब्यूस्टर और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट बेंसन। इन चारों में से फादर ऑफ केमिस्ट्री आखिरकार कौन कहलाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? नहीं याद आई। अच्छा, तो ए और बी में बता दो। चलो ऑप्शन बी लग रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी लग रहा है। बताओ, मैंने तो तुम्हारे कहे बिना 50-50 कर दिया था। ओके, तो इसका सही आंसर है एक्चुअली लेवोसिए। लेवोसिए इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ अंकित से। अंकित, हाँ जी, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? मेंडलीव। ऑप्शन दो। मेंडलीव, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, आप ऑप्शंस दे दीजिए। मतलब उन्होंने ऑप्शंस में आप समझ जाओगे। ओके, तो पहला ऑप्शन है ग्राहम बेल, दूसरा ऑप्शन है जी.जे. मेंडल, तीसरा ऑप्शन है जॉन बर्डीन, चौथा ऑप्शन है टिम बर्नी ली या टिम बर्नर्स ली। मैम सेकंड वाला, बी वाला मैम। यस, मेंडलीव तो अलग है वो अलग है, वो मेंडल है अलग है। हाँ जी, मेंडलीव तो हमारे टेबल में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, तो मेंडलीव अलग है, ठीक है। ओके आयुष, बहुत देर से आप शायद बैठे हो, चलो आपके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। हु डिस्कवर्ड वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम? वायरस सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था? मैम ऑप्शंस मैं बता सकता हूँ इसे। अच्छा, ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है इवानोस्की, दूसरा ऑप्शन है युकावा, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच और चौथा ऑप्शन है इवान पावलोव। इन चारों में से वायरस की डिस्कवरी? मैम इवानोस्की शायद फर्स्ट। जी, इवानोस्की इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। ओके, तो चौथे बचे अब की बार कौन? प्रणव। हाँ जी, प्रणव, सिंपल क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी कौन कहलाते हैं? जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर। ऑप्शंस दो इसके लिए? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, बिल्कुल, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस क्विज में मजा आई होगी और या मजा आया होगा। बच्चे मुझे हमेशा टोकते हैं, मैम मजा आई नहीं होता है, मजा आया होता है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे क्विज में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो एक बार ना इस सेशन को वाइंड करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी अनअकैडमी में स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमें देख रहे हैं और जो सीजीएल की फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो टियर 1 देना चाह रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन पर लगे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखने चाहिए? एक एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लर्नर्स के लिए। तो आप बताइए प्रणव कि एक ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा लर्नर्स को? मैम ये एक पॉइंट तो है कि चारों मतलब पड़ेगा, मतलब एक सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, मतलब किसी सब्जेक्ट के साथ हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि कोई हमें ज्यादा पसंद है तो हम उसी को लेकर बैठे रहे, है ना। ऐसा कि हमें मैथ्स पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो हम मैथ्स ही पढ़ेंगे, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर से फोकस कर देना। इसी से आप एक्चुअली रैंक हासिल कर पाओगे। टीयर अगर आपको सिर्फ निकालना है तो यार आप कोई भी सब्जेक्ट एक उठा लो, पढ़ लो, तो आप निकाल तो लोगे, लेकिन अगर एक्चुअली आपको रैंक बनाना है तो चारों के चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। हाँ जी आयुष, आपको क्या लगता है कि आप कौन सी एक टिप देना चाहते हो जो कि सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मैम फर्स्ट तो एक है कि मॉक्स जरूर दो, पीरियोडिक वे में और कंसिस्टेंटली दो, और उसको एनालाइज जरूर करो, बिकॉज मॉक्स तो एक ऐसा चीज है कि मैम अगर मन नहीं लग रहा है तो भी लगता है कि चलो मॉक दे देते हैं,
बट हम लोग एनालाइज नहीं करते उसको, तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही हमें अपना लूपहोल बताता है। हाँ जी, तो यहाँ पर आयुष ने बहुत ही ज्यादा एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, हमें अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मॉक टेस्ट हमें देना पड़ेगा, और इसीलिए आप सब भी जानते हैं कि अनअकैडमी में मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। उसका ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट 29th को होने वाला है, और उसके बाद 30th को उसका एनालिसिस होगा। यानी अगर आप मॉक टेस्ट 29th को दे रहे हैं तो 29th का मॉक टेस्ट का एनालिसिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ 30th को होगा कि आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या गलत थे, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो ये बहुत ही एक अच्छा वे है आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने का। तो इन केस अगर आप में से किसी लर्नर ने उसमें एनरोल नहीं किया है तो उसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर से अनअकैडमी के मॉक टेस्ट और एनालिसिस दोनों में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दीप, आपको क्या लगता है कि एक कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो कि लर्नर्स को ध्यान रखना चाहिए? तो दीप, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लर्नर्स को ध्यान रखना चाहिए? जो सबसे पहले है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, जो टीसीएस पैटर्न के वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो मॉक टेस्ट इसलिए दे कि टाइमिंग अपनी हो सके। मॉक टेस्ट देने से आपकी नॉलेज में इम्प्रूव नहीं होगा, वो टाइमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली, मतलब मॉक टेस्ट आपको आपके सिर्फ लर्निंग का जहां पर आप पहुंच चुके हैं वो एक तो बताता है, ताकि आप और इम्प्रूव कर सको अपने लर्निंग के पैटर्न को। और दूसरी बात ये कि आपको एक मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। तो दीप, आपको क्या लगता है कि आप, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि प्लस ने कितना फायदा दिया आपको इन चीजों पर? अनअकैडमी प्लस कोर्स जो ऑलरेडी हम एजुकेटर्स आप लोगों के लिए प्लस कोर्स लेकर आते हैं, उन्होंने कितना फायदा दिया आपको इस चीज पर? बहुत फायदा दिया है, स्पेशली जो अभिनय शर्मा सर है और जो जीएस में राहुल अरोड़ा सर है, वो उन्हीं से मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ, वो बहुत फायदा दिया। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जिस तरीके से प्लस में एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से प्लस में आपको नए नए कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एजुकेटर्स सिर्फ ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दें। हम एजुकेटर्स उसके बाद आपके लिए एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर का भी बैच लेकर आते हैं, ताकि आप पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो ना। ऑब्वियसली, तो आपने मैथ्स का बैच अटेंड किया होगा तो फिर उसका प्रैक्टिस बैच भी अटेंड किया होगा। आपने अगर जीएस का बैच थ्योरी अटेंड किया है तो उसके बाद आपने उसका प्रैक्टिस बैच भी अटेंड किया होगा। तो ऑब्वियसली, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंकित, चलिए आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि लर्नर्स को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी चाहिए? मैं बाकी तीनों ने तो बहुत जो पॉइंट्स बताया उससे तो मतलब वो काफी है, और मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि रिवीजन पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसको कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहो आप, और एग्जाम के पहले आप मतलब कुछ आप ज्यादा नया ना पढ़ो, बल्कि आपने जो पढ़ा है आप उसी को और स्ट्रॉन्ग करो। और दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि किसी पॉइंट में हो गया कि हमें बहुत कुछ सेक्शंस में हमें बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो हमें उस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए और उस पर्टिकुलर सेक्शन का ही हमें मतलब मॉक देना चाहिए, मतलब जिसपे हमारा बहुत कमजोर फील्ड है, ना कि हमें पूरा मॉक देना चाहिए। मतलब इससे अच्छा ये है कि आप जिसपे आप कमजोर आप उसको पहले स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब उतना टाइम आप सेट करके आप सॉल्व कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा आपको फायदेमंद करेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत रहता है और फिर उस तरह के सवाल जब आते हैं तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अरे, ये तो बात सही कहा आपने। तो जैसा कि आप सबने यहाँ पर सुना कि इन लोगों के ऑलरेडी क्या एक्सपीरियंस है, एक मैं एक्सपीरियंस आप सबसे पर्सनली जानना चाहूंगी। आप चारों में से जो भी विल करे जवाब देने का, या जिसकी भी विल हो जवाब देने की, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बोरिंग होती हैं? अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लासेस, आपको क्या लगता है कि आप उसमें बोर होते हो, या आप पढ़ नहीं पाते, या आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता, या डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, या आप पढ़ते पढ़ते कान में ईयरफोन लगाते लगाते सो जाते? क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और मेरी आदत है हमेशा मैं स्टूडेंट से अटेंडेंस लगाती रहती हूँ कि तुम हो क्लास में, क्योंकि मैं बच्चों के नाम याद रखती हूँ बहुत जल्दी। तो
कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट कहीं ऐसा तो नहीं करते कि कान में ईयरफोन लगाए और मैम अब सुना रही है, हम सुन रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही है, चलो सो ही जाते हैं एसी के माहौल पर। तो कभी आप लोग के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? जो भी आंसर देना चाहे। हाँ, आई थिंक अंकिता आंसर के साथ रेडी लग रहा है मुझे, तो अंकिता आप बताइए। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कभी बोर हुआ हूँ। इनफैक्ट हम लोग मतलब इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें जो पर्सनल डाउट्स रहते हैं हम उन्हें एज ए क्वेश्चन में उनको भेज सकते हैं और वो एट ए टाइम उस पर रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। तो उनसे बोर, और जितने भी एजुकेटर्स हैं वो भी हमें मतलब है कि बोर नहीं करने देते हैं। वो कुछ ना कुछ मतलब टॉपिक डाइवर्ट करके फिर किसी और टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर मतलब वो हमेशा अटेंशन सीख मतलब उससे हमेशा रहता है। तो जैसे कि मैंने प्रतियोगिता मंत्र में पढ़ा है, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। मतलब वो हमेशा आपको जगाए रखते हैं। हाँ, जगाए रखते हैं। और ऊपर से वो लोग मोटिवेट भी करते रहते हैं कि आपको ये बनना है, ये करना है, तो आपको मतलब ये करना पड़ेगा इतना। तो फिर ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी में प्लस कोर्स के साथ स्पेशल क्लासेस भी रहती है, फ्री क्लासेस भी रहती है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कभी फ्री क्लासेस के कंटेंट भी एनालाइज किए होंगे। प्लस वाले स्टूडेंट फ्री क्लासेस के भी कंटेंट एनालाइज करते हैं। तो प्रणव, आपको क्या लगता है कि जो एजुकेटर्स स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो स्पेशल क्लासेस कितना हेल्पफुल है लर्नर्स के लिए? जो भी क्विज हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो आपको काम दिया या आपने उसको अटेम्प्ट किया, कभी अटेम्प्ट किया? यस मैम, वो भी हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो भी नॉर्मल क्लासेस की तरह ही होती है, उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता। ओके, चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे यहाँ पर बात करके, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप चारों से। एक तो आपका क्विज लेकर भी मुझे बहुत मजा आई, और उसके अलावा आपके अनअकैडमी के जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अनअकैडमी की ही एजुकेटर हूँ, जीएस की एजुकेटर हूँ। तो एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के बाद हमको भी ये पता चलता है कि ऑब्वियसली कि हम लोगों को अपने अंदर किस तरीके के और चेंजेस लाने हैं, ताकि हम लर्नर्स को और बेस्ट क्या दे पाए उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या किस तरीके से हम भी आप लोगों के हेल्प कर सके। तो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि आप चारों के चारों स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा लगा होगा मुझसे बात करके। मैम इंटरटेनिंग रहती हूँ हमेशा, जब भी आपका सेशन रहता है। इवन हम लोग क्लासेस भी करते हैं तो बोरियत कहीं भी नहीं होती। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा आप सारे व्यूअर्स ने जो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऑब्वियसली आप सब हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगा, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप सबसे मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय।